अस्सलाम वालेकुम। आज हम पोस्ट मॉडर्निज़म पढ़ेंगे और ये लिटरेरी थ्योरी की अंदर बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है। तो पोस्ट मॉडर्निज़म बेसिकली मिड टू लेट 20th सेंचुरी में सामने आया और ये रिस्पॉन्स था मॉडर्निज़म के अगेंस्ट, यानी मॉडर्निज़म के पर तनकीद के तौर पर ये सामने आया। ये कल्चरल मूवमेंट थी जो कि मॉडर्निज़म के बाद सामने आई। मॉडर्निज़म तो हमें ये बात कहती थी कि आप भाई दुनिया चेंज हो रही है, आप एक्सपेरिमेंट करें, नए नए तरीके ढूंढें अपनी बात को कहने के। पोस्ट मॉडर्निज़म में ये कहा गया कि जो नए तरीके आपने ढूंढे हैं मीनिंग को बनाने के, क्या ये तरीके पॉसिबल भी हैं। इन्होंने ये क्वेश्चन किया कि हम जो दुनिया को ऑर्गेनाइज करने की कोशिशें कर रहे हैं, क्या इसमें हम कामयाब भी होंगे, और जो हमारे ट्रेडिशनल बिलीफ हैं ट्रूथ के, रियलिटी के, नॉलेज के, इस सब को इसने चैलेंज किया। और फिर इसने इस बात को भी चैलेंज किया कि ये जो रियल चीज़ हम कहते हैं कि ये रियल वर्ल्ड है, क्या ये वाकई में यही रियल वर्ल्ड है। हमें जो मेन ऑथर्स जो हैं बार बार एक ही चीज़ को क्वेश्चन करते हुए मिलेंगे। ऑर्डर, आयरनी, ह्यूमर, स्केप्टिसिज्म, आप इनके जितने भी वर्क को पढ़ेंगे आपको ऐसा लगेगा कि ये बात कह रहे हैं कि जो मॉडर्न वर्ल्ड है ये मीनिंगलेस है। यही बात थिएटर ऑफ एब्सर्ड के अंदर भी कही गई। तो जो पोस्ट मॉडर्निज़म है ये इन्हीं आइडियाज़ के गिर्द घूमती है। और ये जो लाइन है फिक्शन और रियलिटी की, ये लाइन भी ब्लर हो गई है, बिल्कुल धुंधली हो गई है पोस्ट मॉडर्निज़म के अंदर। अब हम फेमस पोस्ट मॉडर्न राइटर्स का अगर हम जिक्र करें तो डॉन डिलो एक फेमस राइटर है। इनका वर्क है अंडरवर्ल्ड, वाइट नॉइस। जॉन बार्थ, इनका एक फेमस वर्क है लॉस्ट इन द फन हाउस, द लिटरेचर ऑफ एक्सॉशन। जोसेफ हीलर, इनका एक वर्क है कैच 22। फिर वर्क है उम्बर्टो इको और इनका फेमस वर्क है नेम ऑफ द रोज। मार्गरेट एटवुड, इनका एक फेमस वर्क है हैंडमेड्स टेल। सैमुअल बैकेट, बहुत ही मशहूर इन्होंने प्ले लिखा वेटिंग फॉर गाडो। और थिएटर ऑफ एब्सर्ड का कंसेप्ट भी बहुत इंपॉर्टेंस रखता है पोस्ट मॉडर्निज़म के अंदर। जो दूसरे राइटर्स हैं लिटरेचर में जैसे डिलन थॉमस, ग्राहम ग्रीन, W.H. ऑर्डन, हेनरी मिलर, जोसेफ हीलर, ये सब आ जाते हैं। पोस्ट मॉडर्निज़म का जो सबसे पहला आइडिया है वो ये है कि रिजेक्शन ऑफ ग्रैंड नैरेटिव। ये जो ग्रैंड नैरेटिव्स थे, लंबी लंबी कहानियाँ लिखना, और ट्रेडिशंस में ये होता था, प्रोग्रेस पे यकीन रखना, ऑब्जेक्टिव ट्रूथ पे यकीन रखना, रेशनैलिटी पे यकीन रखना। पोस्ट मॉडर्निज़म में ये हर इस कंसेप्ट को रिजेक्ट कर दिया गया है। और ये जो बिलीफ हुआ करते थे कि यही बात सच है और हमेशा सच ही रहेगी, ये सब कुछ को रिजेक्ट कर दिया गया पोस्ट मॉडर्निज़म के अंदर। जो मॉडर्न साइंस थी उसने अपने आप को बताया कि आप यूनिवर्सल ट्रूथ को डिस्कवर करें और तमाम लोगों के ऊपर अप्लाई करें, और ये जो ट्रूथ जो आपको मिलेगा ये फाइनल ट्रूथ नहीं है, ये चेंज होता रहेगा। फिर कंसेप्ट आया मेटाफिक्शन का। मेटाफिक्शन एक ऐसा फॉर्म है फिक्शन का जिसमें करेक्टर्स को पता होता है कि हम एक फ़िक्शनल वर्ल्ड में रह रहे हैं। मिसाल के तौर पे आप उन्हें अगर समझना है मेटाफिक्शन को तो आप कैंटरबरी टेल्स को पढ़ें। उधर हर करेक्टर को पता था कि हम एक सफ़र पे जा रहे हैं, हमने 2 कहानियाँ जाते हुए सुनानी है, 2 कहानियाँ आते हुए सुनानी है। और जो राइटर जो पोएट थे जेफरी चौसर, उनको भी पता था कि मैं एक पोएम लिख रहा हूँ और मैं इन सब करेक्टर्स को बयान करूँगा और मैंने भी एक स्टोरी सुनानी है। तो जब पता होता है करेक्टर्स को कि वो एक फ़िक्शनल वर्ल्ड में रह रहे हैं, इसी को हम मेटाफिक्शन कहते हैं। फिर मैजिक रियलिज़म आया। मैजिक रियलिज़म के अंदर बिल्कुल फैंटेस्टिक एलिमेंट्स जो होते हैं, जादुई एलिमेंट्स होते हैं फिक्शन मैजिक रियलिज़म में, उसके अंदर रियलिटी भी होती है। राइटर आपको नहीं बताता कि कौन सा पार्ट मैजिकल है, कौन सा पार्ट फिक्शनल है। मिसाल के तौर पे बिलव्ड नावल आप देखें टोनी मॉरिसन का, मिडनाइट चिल्ड्रन है सलमान रुश्दी का, ये सारे मैजिक रियलिज़म है। फिर है डेस्टोपियन फिक्शन।
ये एक ऐसी दुनिया को दिखाता है जहाँ पे जीना बहुत ही मुश्किल होता है किसी जुल्म की वजह से या खौफ की वजह से। मिसाल के तौर पे एनिमल फार्म नावल है जॉर्ज ऑरवेल का, वो डिस्टोपियन फिक्शन है। फिर एक नई टर्म आई फैक्शन की, ये क्रिएटिव राइटिंग में इस्तेमाल हुई, जिसमें एक ऐसा वर्क जिसमें हम ये कह सकते हैं कि फैक्ट भी मौजूद है और फिक्शन भी मौजूद है एक सीमलेस मैनर में। एक ऐसा वर्क जिसके अंदर हम ये कैसे कह सकते हैं कि इसके अंदर फैक्ट्स भी हमें मिलेंगे, हकीकतें भी मिलेंगी और फिक्शन भी मिलेगी, एक अनरियल वर्ल्ड भी मिलेगी। स्केप्टिसिज्म और आयरनी, जो पोस्ट मॉडर्न राइटर्स थे वो बहुत ज़्यादा स्केप्टिकल थे ऑब्जेक्टिविटी के बारे में, यूनिवर्सल ट्रुथ के बारे में, अल्टीमेट मीनिंग के बारे में, और ये सब कुछ उन्होंने बयान किया आयरनी इस्तेमाल करके। उन्होंने बताया कि ये जो मीनिंग आपको अब दुनिया में मिल रहा है ये फाइनल नहीं है, ये खुद अनस्टेबल मीनिंग है। तो उनके वर्क में स्केप्टिसिज्म हमें मिलता है। जो ज़्यादा फोकस था पोस्ट मॉडर्निज्म में सब्जेक्टिविटी पे रखा गया कि इंडिविजुअल रियलिटी, उस एक करेक्टर के दिमाग में क्या चल रहा है, उसके बिलीफ क्या है, उसके एक्सपीरियंस क्या है, वो किस चीज़ को वैल्यू करता है। पोस्ट मॉडर्निज्म में सब्जेक्टिविटी हमें मिलती है कि करेक्टर के अंदर क्या चल रहा है, उसके दिमाग में क्या चल रहा है, उस पर फोकस किया जाता है। और नेक्स्ट है लॉस ऑफ रियल। जो पोस्ट मॉडर्न राइटर्स थे उन्होंने एक ऐसी दुनिया बनाई जिसमें हमें पता ही नहीं चलता कि कौन सी चीज़ रियल है, कौन सी चीज़ जो है वो फिक्शनल है। जो लाइन है रियलिटी की और रियल और अनरियल की, ये बिल्कुल ब्लर हो गई है, बिल्कुल आप ये समझ लें धुंधली हो गई। हम कह नहीं सकते कि ये चीज़ हकीकत है, ये चीज़ हकीकत नहीं है। फिर कंसेप्ट आया पोस्ट मॉडर्निज्म में इंटरटेक्सचुअलिटी और पास्टिश का। इंटरटेक्सचुअलिटी का ये मतलब है कि जो सारे टेक्स्ट हैं वो इनका ताल्लुक आपस में कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़ा हुआ ज़रूर है। कोई भी ओरिजिनल वर्क नहीं है, कोई भी यूनिक वर्क नहीं है, क्योंकि हर चीज़ जो है वो किसी एक दूसरे से इको कर रही है, किसी एक दूसरे की गूंज है, एक टेक्स्ट दूसरे टेक्स्ट के साथ मिलता है। पास्टीज का कंसेप्ट क्या हुआ? पास्टीज के अंदर जो राइटर है वो अपने से पहले गुजरे हुए फेमस राइटर के वर्क को इमिटेट करता है, उसकी कॉपी करता है, उसी तरह लिखने की वो कोशिश करता है। पास्टीज का में हम ये कह सकते हैं कि जो राइटर है वो अपने से पहले गुजरे हुए जो फेमस राइटर का जो वर्क है उसको इमिटेट करता है। फिर डीकंस्ट्रक्शन का कंसेप्ट आया। हम ये बात देखते हैं कि डीकंस्ट्रक्शन एक ऐसा तरीका था जो हमें बताता था कि जो मीनिंग है वो अनस्टेबल है, और आपने ये कंसेप्ट पोस्ट मॉडर्निज्म में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है कि आपने उस मीनिंग जो है आप जो भी बनाएंगे वो अनस्टेबल होगा, वो इन अ फ्लक्स होगा, वो चेंज करता रहेगा, कोई भी स्टेबल मीनिंग नहीं है। फिर रिजेक्शन ऑफ बाइनरी अपोजिशन। पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट ये बात मानते थे और डीकंस्ट्रक्शन वाले भी ये बात मानते थे कि बाइनरी अपोजिशन है ही नहीं। मिसाल के तौर पे एक सोसाइटी की अगर हम बात करें, सोसाइटी के अंदर मेल और फीमेल, हम ये कहते हैं कि मेल का जो बाइनरी अपोजिशन है वो फीमेल है। ये बात डीकंस्ट्रक्शन वाले और पोस्ट मॉडर्निज्म वाले कहते थे ऐसा कुछ भी नहीं है, मेल और फीमेल इंटरकनेक्टेड नहीं है, इनके अंदर हायरार्की है, एक चीज़ को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाएगी, दूसरी चीज़ को इंपॉर्टेंस नहीं दी जाएगी। मिसाल के तौर पे सोसाइटी में हायरार्की है कि मेल की बात को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाएगी, फीमेल को नहीं। तो आप किस तरह से कह सकते हैं कि ये भाई मेल और फीमेल इंटरकनेक्टेड हैं, ये बाइनरी अपोजिशन है? ऐसा कोई कंसेप्ट भी नहीं है। फिर है फ्लूइडिटी, आइडेंटिटी का फ्लूइड होना, कि ये एक यकीन हम ये ले लेते हैं। मिसाल के तौर पे पोस्ट मॉडर्निज्म वाले जो थे वो ट्रेडिशनल आइडियाज़ जो थे उनको चैलेंज करते थे, उन पे क्वेश्चन किया करते थे। वो ये कहते थे कि ये जो आइडेंटिटी है ये फ्रेगमेंटेड है, ये अनस्टेबल है, एक इंसान की आइडेंटिटी एक तरह से हो ही नहीं सकती, उस पे मुश्किल वक्त आएगा वो उसकी आइडेंटिटी चेंज हो जाएगी, अच्छे वक्त में वो उसकी शनाख्त और तरह से होगी। एक इंसान की आइडेंटिटी लिटरेचर के अंदर पोस्ट मॉडर्न राइटर्स ये बात कहते थे कि वो एक तरह की हो ही नहीं सकती। तो कोई स्टेबल मीनिंग नहीं है और कोई स्टेबल आइडेंटिटी नहीं है।
अगर हम दूसरे जो मेजर पोस्ट मॉडर्न थ्योरिस्ट का बात करें तो माइकल फूको है, हिस्ट्री ऑफ सेक्सुअलिटी, मैडनेस एंड सिविलाइजेशन इन्होंने वर्क लिखा। जैक्स दरीदा का एक फेमस वर्क है ऑफ ग्रामेटोलॉजी। जेन फ्रैंक्स लॉयटर्ड जो थे, इन्होंने पोस्ट मॉडर्न कंडीशन और रिपोर्ट और नॉलेज पे वर्क लिखा। और तो ये बेसिक फेमस थ्योरिस्ट थे। अगर हम पोस्ट मॉडर्निज़म को लिटरेचर पे अप्लाई करें तो हम ये देखेंगे कि एक्सपेरिमेंटेशन विद फॉर्म, मॉडर्न राइटर्स की तरह पोस्ट मॉडर्न राइटर्स भी एक्सपेरिमेंट पे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखते थे और नई चीज़ों को बनाने के अलावा वो ऑथेंटिक एक्सपीरियंस जो था मॉडर्न वर्ल्ड का वो बयान करने की कोशिश कर रहे थे। और साथ में इनका जो वर्क था वो सेल्फ रिफ्लेक्सिव था। इनकी जितनी भी स्टोरीज़ आप पढ़ेंगे आपको ऐसा लगेगा कि अनरियल, ये जो हम कहते हैं कि जो रियलिटी और फिक्शन के दरमियान जो लाइन है ये बिल्कुल ही ब्लर कर दी है लिटरेचर के अंदर। अगर आप पोस्ट मॉडर्न पढ़े ना लिटरेचर तो आपको ऐसा लगेगा कि आप नहीं बता सकेंगे। दे मेक अस अवेयर दैट वी आर रीडिंग अ फिक्शन। राइटर्स आपको अवेयर कराएंगे, राइटर आपको बताएंगे कि अपने वर्क में कि आप फिक्शन पढ़ रहे हैं। फिर रिजेक्शन ऑफ लीनियर नैरेटिव, हाँ एक सीधी सीधी कहानी जो चल रही है, पोस्ट मॉडर्न राइटर्स ने इसको रिजेक्ट कर दिया। कभी स्टोरी जो है वो एंड से शुरू होगी, फिर वो दरमियान में चली जाएगी, फिर वो फ्रंट पे चली जाएगी, फिर वो एंड पे चली। जो लीनियर नैरेटिव है ये बिल्कुल ही रिजेक्शन है पोस्ट मॉडर्निज़म के अंदर। आयरनी हमें मिलेगी, पैरोडी हमें मिलेगी और साथ में एम्फसिस ऑन सब्जेक्टिविटी। ये बात आपने याद रखनी है कि पोस्ट मॉडर्न राइटर्स जो थे ये सब्जेक्टिविटी पे बहुत ज़्यादा यकीन रखते थे। इंसान के अंदर क्या चल रहा है, इंसान किस तरह से सोच रहा है। 2 जंगें हुई हैं, दुनिया तबाह हो गई है, कुछ लोग जैसे वर्जीनिया वुल्फ जैसे राइटर्स ने ख़ुदकुशी कर ली। और ये सारी चीज़ें हमें पोस्ट मॉडर्न लिटरेचर के अंदर, पोस्ट मॉडर्न थ्योरी के अंदर हमें मिलती है कि जो वर्ल्ड वॉर्स थी उसने इतना राइटर्स को डिस्टर्ब किया। और फिर कि इवन कुछ राइटर्स जिस तरह अर्नेस्ट हेमिंगवे, वर्जीनिया वुल्फ, अर्नेस्ट हेमिंगवे ने अपने आप को गोली मारी, वर्जीनिया वुल्फ ने दरिया में छलांग लगा दी। तो ये सारी तबाही हुई है, लिटरेचर को भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट किया है वर्ल्ड वॉर्स ने। और जो आखिरी कंसेप्ट हमें मिलता है पोस्ट मॉडर्निज़म में वो ये है कि अनसर्टेनिटी। राइटर्स को नहीं पता कि आगे दुनिया में क्या होने वाला है। उनकी राइटिंग में अनसर्टेनिटी आपको मिलेगी, उनकी राइटिंग में आपको खौफ नज़र आएगा। उनको ऐसा लगता है कि जैसे अभी वर्ल्ड वॉर 3 होगी और दुनिया में कुछ बचा हुआ है वो भी ख़त्म हो जाएगा। इसीलिए लोग दुआएं करते थे कि हमारे घर बेटी पैदा हो, कि जंग हुई तो हम बेटी को नहीं जाने देंगे लड़ने के लिए, अगर बेटा हुआ तो फिर हमें भेजना पड़ेगा, फिर हमें जाना, फिर बेटे को भेजना पड़ेगा और फिर बेटा, कई माएँ जो हैं वो अपने बच्चों को खो देंगी। तो लोग दुआ करते थे कि हमारे घर बेटी हो ताकि जंग हो, लगी भी सही तो हम उसे मत नहीं भेजेंगे लड़ने के लिए।